हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 21वां पार्ट देखेंगे जो आपके जीआईसी पूर्वता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के तहत अनुच्छेद 140 में नीति निर्देशक तत्व के पंचायतों के गठन से संबंधित बारे में बताता है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध जो है ये पंचायती राज से है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और पंचायत राज्य जो है ये राज्य सूची का विषय माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवध निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो गोवध निषेध का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 48 में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या बताता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि को सुधारने का प्रयास करता है अनुच्छेद 47। और 48 में जो है गोवध निषेध से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता किसको जाना जाता है इनको। तो ये है जे मेडिसन। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जे मेडिसन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसकी रचना है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो ये है टी.एच. ग्रीन की। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था। ठीक है, और ये इसकी पुस्तक में जो है भाषणों का संकलन मिलता है। ठीक है, भाषणों का संकलन इस पुस्तक में इन्होंने किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टी.एच. ग्रीन के किस पुस्तक में भाषणों का संकलन है। तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ। यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसका कथन है। तो ये कथन है मैकाइवर का। ठीक है, मैकाइवर ने कहा था कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर एस्से ऑन लिबर्टी, फॉरेंस एस्से ऑन लिबर्टी, ये किसकी रचना है। तो ये रचना है आई बर्लिन का। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बर्लिन की ये पुस्तक है फॉर एस्से ऑन लिबर्टी। इसमें इन्होंने राज्य की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए जाएं, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे, ऐसा इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, न्याय बलवानों का हित है, किसने कहा था। न्याय बलवानों का हित है, तो ये कहा था थ्रेसी मेकर्स ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थ्रेसी मेकर्स के द्वारा कहा गया था न्याय बलवानों का हित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था कार्ल पॉपर ने। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, और एक था पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। ठीक है, पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद,
ये भी एक सिद्धांत था कार्ल पॉपर का ही। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों जो है कार्ल पॉपर के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन थे। सकारात्मक उदारवाद पूछा है तो लास्की, आर्यस्टानी, हाबहाउस, ये सभी जो है सकारात्मक उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक उदारवाद जो होता है वो राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। ठीक है, और इसके समर्थक जो थे लास्की था, आर्यस्टानी था, हाबहाउस था, लास्की, ग्रीन, ये सभी जो है सकारात्मक उदारवाद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ये किसकी रचना है। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट ये किसकी रचना है। तो ये रचना है आपका गैलब्रेथ का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेके गैलब्रेथ इनका पूरा नाम था, जेके गैलब्रेथ। इनकी ये पुस्तक थी द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था। तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग जो है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से जाना जाता है, किसको कहा जाता है। तो किसको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु ये भी कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है। तो इतना नामों से इनको पुकारा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौसैनिक विद्रोह कब हुआ। तो नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, फरवरी 1946 को, यानी 18 फरवरी 1946 को जो है नौसैनिक विद्रोह हुआ था। नौसैनिक विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज़ पर मुंबई में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज़ पर जय हिंद एवं भारत छोड़ो के नारे लिखे, और बाद में इस विद्रोह को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो नौसैनिक विद्रोह को समाप्त किया गया था किसके कहने पर। तो ये वल्लभ भाई पटेल के कहने पर। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना का अंत तक किसने विरोध किया था। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है माउंटबेटन योजना का अंत तक विरोध किया था, और नेहरू और पटेल और महात्मा गांधी ये सभी ने जो है माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। पटेल और महात्मा गांधी, नेहरू, ठीक है, ये तीनों ने जो है माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अंत तक इसका विरोध किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। किसने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था।
तो ये कहा था केसी व्हियर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को जो है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी व्हियर ने कहा था। और टीटी कृष्णामाचारी जो थे, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को जो है क्या कहा था, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था। ठीक है, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और केटी शाह ने क्या कहा था, तो केटी शाह ने जो है इसको एक चेक बताया था। ठीक है, एक ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान की सुविधा पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को आप लोग याद रखिएगा, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य रहा है। यहाँ पे का सदस्य पूछा है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य रहा है। तो ये थे सर हेनरी मैन। ठीक है, सर हेनरी मैन जो है भारत के गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन के अफवाह सिद्धांत का वर्णन किसने किया था। धन के अफवाह सिद्धांत का वर्णन किसने किया था। तो ये दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में उन्होंने धन के अफवाह सिद्धांत को, ठीक है, ड्रेन थियरी को दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में किसने रखी थी। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में किसने रखी थी। तो ये मार्क्सवाद ने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में जो है मार्क्सवाद ने रखा था। या तो कह सकते हैं मार्क्सवाद का जो संस्थापक था, संस्थापक लेनिन। ठीक है, लेनिन ने जो है रखा था, या अगर लेनिन का नाम नहीं देता है तो मार्क्सवाद अगर देता है तो मार्क्सवाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का संस्थापक कौन है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आप ही गया। तो मार्क्सवाद का जो संस्थापक है वो V.I. लेनिन है। ठीक है, और इन्होंने ही जो है लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में रखी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किसकी रचना है। तो एशियन ड्रामा जो है ये गुन्नार मिर्डल का है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुन्नार मिर्डल की ये पुस्तक है एशियन ड्रामा। इसमें इन्होंने नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, और नई नई आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया है और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया है। इसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया। लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया। तो ये मैकाइवर था। मैकाइवर जो है लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में जो है परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का विरोध करती है। तो कौन विरोध करता है राज्य की सर्वोच्चता का। तो बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा है जो राज्य की सर्वोच्चता का विरोध करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सोवियत रूस में क्रांति को सफल बनाने के लिए बोल्शेविक दल का गठन किसने किया था। बोल्शेविक दल का गठन किसने किया था सोवियत रूस में क्रांति को सफल बनाने के लिए। तो ये किया था लेनिन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोवियत रूस की क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने जो है बोल्शेविक दल का गठन किया और 1917 में जो है जारशाही को जो है उखाड़कर फेंक दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था, उसका जनक कौन है? तो ये है रिकार्डो। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिकार्डो को जो है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि मार्क्स ने कहा भी था कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और वह वास्तव में पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत संघ की स्थापना हुई थी किस संगठन के द्वारा? तो ये मैजिनी का जो यूथ इटली था उसी के द्वारा जो है अभिनव भारत संघ की स्थापना किया गया था। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजिनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी। ठीक है, और मैजिनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था और उसी के आधार पर जो है भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वयं पर अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। व्यक्ति स्वयं पर अपने शरीर और मन पर जो है संप्रभु है, ये किसने कहा था? तो ये मिल ने बताया था। ठीक है, मिल ने कहा था व्यक्ति स्वयं पर अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के एसोसिएट सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को का? तो ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, और इसके सदस्यों की संख्या कितना है? तो 195, यानी 195 इसके सदस्यों, पूरे सदस्यों की संख्या है। और एसोसिएट सदस्य इसमें पूछा है, तो एसोसिएट सदस्यों की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।